CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 9 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गंगा। पृष्ठ संख्या 100। पाठ 6। पाठ 6। रीढ़ की हड्डी। पृष्ठ के ऊपरी भाग में बाईं ओर एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप पाठ से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पृष्ठ के दाईं ओर लेखक जगदीश चंद्र माथुर का चित्र दिया गया है। जगदीश चंद्र माथुर जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म सन 1917 में शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। वे इंडियन सिविल सर्विस में भी चयनित हुए। बिहार राज्य के शिक्षा सचिव, आकाशवाणी के महानिदेशक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव आदि प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हुए वे आजीवन साहित्य सृजन में सक्रिय रहे। प्रयाग में अध्ययन के दौरान ही जगदीश चंद्र माथुर ने लेखन आरंभ कर दिया था। उस समय की चर्चित पत्रिकाओं चांद और रूपाभ आदि में उनके लिखे नाटक, एकांकी छपने लगे थे। हिंदी नाटक और रंगमंच के विकास में उनके एकांकी व नाटकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक भी लिखे हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, पहला राजा, 10 तस्वीरें, जिन्होंने जीना जाना। इनकी संपूर्ण रचनाएं जगदीश चंद्र माथुर रचनावली 4 खंड में संकलित हैं। कोणार्क उनका सर्वाधिक चर्चित और मंचित नाटक है। सन 1978 में उनका निधन हो गया। पृष्ठ के निचले भाग में एक मंजूषा दी गई है, जिसमें पाठ का समीक्षात्मक संक्षिप्त परिचय दिया गया है। रीढ़ की हड्डी। एकांकी भारतीय समाज में परंपरागत विवाह की व्यवस्था और स्त्रियों की शिक्षा को लेकर रूढ़िगत सोच पर चोट करती है। इस एकांकी की रचना 1939 में की गई। उस समय भारतीय समाज में शिक्षा और अन्य कार्य क्षेत्रों में स्त्रियों को समान अवसर नहीं मिलते थे। इस एकांकी के माध्यम से विवाह के लिए कम पढ़ी लिखी लड़कियों की मांग, विवाह में लेन देन जैसी सामाजिक कुरीतियों को उजागर किया गया है। एकांकी की मुख्य पात्र उमा पढ़ी लिखी सशक्त महिला का प्रतिनिधित्व करती है। पृष्ठ संख्या 101। रीढ़ की हड्डी। पात्र परिचय। उमा लड़की, राम स्वरूप बाबू, जिन्हें बाबू कहा जाता है, लड़की का पिता, प्रेमा लड़की की मां, शंकर लड़का, गोपाल प्रसाद लड़के का पिता, रतन राम स्वरूप का घरेलू सहायक। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, वह अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा रतन ने पकड़ रखा है। बाबू, अरे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। रतन, बिछा दें साहब? बाबू जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहां अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? रतन तख्त बिछाता है, ही। बाबू, हंसता क्यों है? अरे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर, यों, हां बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए, चद्दर भी, कल जो कपड़े धोने वाले के यहां से आई है वही। रतन जाता है। बाबू साहब
इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा का आना। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह रतन आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब राम स्वरूप दोनों की तरफ देखने लगते हैं। पृष्ठ संख्या 102। प्रेमा, मैं कहती हूं तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। राम स्वरूप, क्यों रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था कपड़े धुलने वाले के यहां से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहां से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हुए हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, यह पड़ी तो है। राम स्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी मां किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखाकर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई में होंगी, और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, उसका रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। पृष्ठ संख्या 103। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप, तो क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई, मैं तो बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। राम स्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा लेते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती, पर तुम तो। रामस्वरूप बात काट कर, चुप चुप, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बात बता दी थी कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। राम स्वरूप, अच्छा, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो। ना सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना। आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं, फल रखे ही हैं,
चाय तैयार है और टोस्ट भी। मगर हाँ, मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। पृष्ठ संख्या 104। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज्यादा है? कमरा तो सब ठीक ठाक है ही। बाजा सितार आ ही गया। नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे पर रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज खुद ले लेना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा। 2 आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी, बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप, दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। रतन पर नजर पड़ते ही, और तू यहीं खड़ा है, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अरे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। रतन अंदर आता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है। उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। पृष्ठ के निचले भाग में एक चित्र दिया गया है, जिसमें रामस्वरूप, रतन और प्रेमा बातचीत कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 105। प्रेमा, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूं। जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक। रामस्वरूप, आइए आइए। बापू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज से मालूम होता है काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी। झुकी कमर इनकी खासियत है। रामस्वरूप, अपने दोनों हाथ मलते हुए, इधर तशरीफ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है। रामस्वरूप, यह बेंत लाइए, मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल दास खंखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहां आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके सेवक हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की तरफ मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की और छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर, जी, एक आध साल का मार्जिन रखता हूं। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था,
क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। पृष्ठ संख्या 106। राम स्वरूप, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थीं। गोपाल प्रसाद, जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूलों में। तब न तो कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन। बस कभी हॉकी या कभी क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर क्या मजाल कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप खीस निपोड़ते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे। जनाब, मैं सच कहता हूं कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबिला नहीं कर सकते। रामस्वरूप, जी हाँ, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ कीजिएगा बाबूराम स्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब, फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस? बिच समझकर, ओह, अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? रामस्वरूप, तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूं। माफ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर हुआ। अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। पृष्ठ संख्या 107। शंकर, जी, कुछ खखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए, मेज पर रख देते हैं। पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक चित्र दिया गया है, जिसमें गोपाल प्रसाद और शंकर कुर्सियों पर बैठे हैं। शंकर कमर झुकाकर बैठा है और कमरे के दरवाजे के पास प्रेमा और राम स्वरूप बातचीत कर रहे हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है, फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? रामस्वरूप, कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हैं। शंकर खकार कर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। पृष्ठ संख्या 108। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत को यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है।
हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी ना था। तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं। लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है? रामस्वरूप, जी हां, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद, और जायचा यानी जन्मपत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुककर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना? रामस्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हां, साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उसके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? पृष्ठ संख्या 109। शंकर, जी हां, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब? देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है, तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे, मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना, मगर औरतें भी वही करने लगीं, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगीं और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगीं, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। रामस्वरूप, जी हां, और मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। रामस्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब, अब तो खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। रामस्वरूप, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे, जरा पान भिजवा देना। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। रामस्वरूप, है, आपकी लड़की है, लाओ बेटी, पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। पृष्ठ संख्या 110। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा। रामस्वरूप जरा सकपकाकर, जी, वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थीं, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप,
वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? राम स्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा, एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहां तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो मां। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है। लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। रामस्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहां तक कि मेरी कमीजें भी। गोपाल प्रसाद, पृष्ठ संख्या 111। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते थे। उमा चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप सक पकाते हैं। राम स्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद, जरा रूखी आवाज में, जरा मुंह तो खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा, देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा, हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है, तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, 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 अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदते हैं? गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहां बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हां, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा, उमा। पृष्ठ संख्या 112। पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक चित्र दिया गया है, जिसमें गोपाल प्रसाद, शंकर, रामस्वरूप और उमा मौजूद हैं, और उमा आक्रोशित होकर बोल रही है। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझको कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है? मैं चलता हूं। छड़ी ढूंढ कर उठाते हैं। बीए पास, उफ, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे, चलें। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं।
उमा, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है, लेकिन उसकी खामोशी सिसकियों में तब्दील हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा, उमा, उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। बाबूजी, अच्छा रतन को बोलना था, रतन, बाबूजी, मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। पृष्ठ संख्या 113। अभ्यास। पहला शीर्षक, रचना से संवाद। पहला उपशीर्षक, मेरे उत्तर, मेरे तर्क। दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। प्रश्न 1। एकांकी रीढ़ की हड्डी का शीर्षक किसका प्रतीक है? क, शरीर के एक आवश्यक अंग का। ख, व्यक्ति की ऊंचाई के आधार का। ग, आत्मसम्मान और नैतिक दृढ़ता का। घ, शारीरिक शक्ति और परिश्रम का। प्रश्न 2। रीढ़ की हड्डी एकांकी में किस पर व्यंग किया गया है? क, पात्रों की निर्धनता और लाचारी पर। ख, पात्रों की भाषा और हास्य पर। ग, विवाह और अशिक्षा पर। घ, समाज की अनुचित मान्यताओं पर। प्रश्न 3। घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। यह वाक्य शंकर की किस छवि को उजागर करता है? क, नैतिक साहस की कमी और चारित्रिक दुर्बलता। ख, अनुभव और विवेक की कमी। ग, चारित्रिक दृढ़ता और शारीरिक दुर्बलता। घ, उदासीनता और एकाकीपन। प्रश्न 4। जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। उमा की दृष्टि में शिक्षा प्राप्त करने का सही अर्थ है क, बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त करना। ख, कॉलेज में पढ़ना और नौकरी पाना। ग, माता पिता और पति को प्रसन्न रखना। घ, आत्मबल और स्वतंत्र विचार रखना। पृष्ठ संख्या 114। प्रश्न 5। गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप में क्या क्या समानताएं हैं? क, दोनों प्रगतिशील हैं और रूढ़ियों को नकारते हैं। ख, दोनों दिखावे और परंपरा के शिकार हैं। ग, दोनों शिक्षा और रूढ़ियों के समर्थक हैं। घ, दोनों संगीत और स्वादिष्ट भोजन के प्रेमी हैं। पृष्ठ के दाईं ओर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद का चित्र दिया गया है, जिसमें रामस्वरूप हाथ जोड़कर खड़े हैं। प्रश्न 6। प्रश्न 6। इस एकांकी की संवाद शैली मुख्यतः कैसी है? क, औपचारिक और शुष्क। ख, स्वाभाविक और व्यंग्यपूर्ण। ग, काव्यात्मक और प्रश्नात्मक। घ, भावुक और संक्षिप्त। दूसरा उपशीर्षक, मेरी समझ, मेरे विचार। दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। बाबू रामस्वरूप समाज में आधुनिक व्यवहार का दिखावा करते हैं, जबकि उनके विचार रूढ़िवादी हैं। इस अंतर्द्वंद्व के उदाहरण एकांकी में से खोजकर लिखिए। संकेत, उमा के साथ उनका व्यवहार, विवाह के लिए दिखावे करना किंतु इन प्रयासों को छिपाने की चेष्टा करना आदि। प्रश्न 2। प्रश्न 2।
रीढ़ की हड्डी का संदर्भ दो अलग अलग पात्रों के लिए भिन्न भिन्न अर्थों में आया है। उनकी पहचान कीजिए और लिखिए। प्रश्न 3। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। प्रेमा की इस सोच से उस समय की स्त्री शिक्षा की स्थिति के विषय में क्या पता चलता है? प्रश्न 4। लेखक ने रीढ़ की हड्डी शब्द को एकांकी के शीर्षक के रूप में क्यों चुना होगा? यदि आप इस एकांकी का दूसरा शीर्षक रखना चाहें तो इसकी मुख्य बात को दर्शाएं तो वह क्या होगा और क्यों? दूसरा शीर्षक विधा से संवाद। पहला उपशीर्षक एकांकी की पड़ताल। आप जानते ही हैं कि रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है। एकांकी में भी एक कहानी ही होती है, लेकिन एकांकी की रूपरेखा कहानी से थोड़ी अलग होती है। आगे रीढ़ की हड्डी एकांकी से संबंधित कुछ बिंदु दिए गए हैं। एकांकी में से इन बिंदुओं से संबंधित एक एक उदाहरण ढूंढकर लिखिए। पृष्ठ संख्या 115। पहला बिंदु एकांकी का नाम। दूसरा बिंदु लेखक का नाम। तीसरा बिंदु पात्र। चौथा बिंदु परिवेश देशकाल। पांचवा बिंदु रंग निर्देश मंच निर्देश। छठा बिंदु संवाद निर्देश। सातवां बिंदु समस्या। आठवां बिंदु संवाद। नवा बिंदु मुख्य विचार। 10वां बिंदु समाधान परिणाम। दूसरा उपशीर्षक रंग निर्देश। एकांकी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा रतन ने पकड़ रखा है। इस रंग निर्देश द्वारा एकांकी की पृष्ठभूमि की रचना की गई है, जहां से एकांकी आगे बढ़ती है। एकांकी में स्थान, परिवेश, सामाजिक स्थिति आदि के विषय में पाठक और निर्देशक को सटीक जानकारी देने के लिए एकांकीकार, नाटककार प्रायः ऐसे रंग निर्देशों का प्रयोग करता है। मंचन के समय निर्देशक के पास यह छूट होती है कि वह देश काल और वातावरण के अनुसार मंच सज्जा, प्रकाश, पात्रों के वस्त्र आदि में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। अब इस एकांकी को कक्षा में प्रस्तुत करने का समय है। अपने समूह के साथ मिलकर एकांकी के किसी एक दृश्य का चुनाव कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए और कक्षा में उसे प्रस्तुत कीजिए। संकेत। पहला संकेत, समूह बनाइए और उचित हाव भाव द्वारा उस दृश्य का अभिनय कीजिए। दूसरा संकेत, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार दिए गए रंग निर्देश में परिवर्तन भी कर सकते हैं। तीसरा उपशीर्षक, मेरी टिप्पणी। जी हां, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। यह वाक्य उमा द्वारा शंकर पर की गई एक टिप्पणी है, जो एक व्यंग की तरह है। पृष्ठ के निचले भाग में दी गई मंजूषा में टिप्पणी को परिभाषित किया गया है। टिप्पणी किसी व्यक्ति, विषय या घटना पर व्यक्त की गई एक संक्षिप्त राय, स्पष्टीकरण या विचार होता है। यह किसी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने, किसी मुद्दे पर नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करने या किसी संदर्भ पर विचारों की अभिव्यक्ति होती है, जो पाठक को उस विषय पर एक नया दृष्टिकोण देती है। पृष्ठ संख्या 116। टिप्पणी की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता संक्षिप्तता। इसमें विषय के मुख्य बिंदुओं को
कम शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी विशेषता स्पष्टता। भाषा सरल, स्पष्ट और तर्कपूर्ण होनी चाहिए। तीसरी विशेषता व्यक्ति परकता। इसमें व्यक्ति के विचारों और सुझावों को शामिल किया जाता है। अब आप उमा द्वारा शंकर के लिए कही गई बात पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा शीर्षक विषयों से संवाद। उपशीर्षक तुलना और विचार। पहला प्रश्न, गोपाल प्रसाद, भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? एकांकी में उन पंक्तियों को खोजिए जहां एकांकी के पात्रों के व्यवहार में लड़कियों तथा लड़कों के प्रति भिन्न भिन्न दृष्टि अभिव्यक्त हुई है। अब यह भी लिखिए कि आप इस भिन्नता को किस प्रकार समझते हैं। दूसरा प्रश्न, मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह अपना मुंह छिपाकर भागे थे। एकांकी में उमा अपने अधिकार और विचार खुलकर व्यक्त करती है। इससे उमा के व्यक्तित्व के विषय में क्या क्या पता चलता है? आपके विचार से उसके व्यक्तित्व में ये विशेषताएं कैसे आई होंगी? संकेत, शिक्षा, परिवार का व्यवहार आदि। चौथा शीर्षक सृजन। उपशीर्षक एकांकी का विस्तार। रतन, बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। पहला बिंदु, एकांकी के अंत में रतन कहता है बाबूजी मक्खन और पर्दा गिर जाता है। लेखक ने इस संवाद से एकांकी का अंत क्यों किया होगा? संकेत, हास्य, व्यंग्य, टिप्पणी आदि। दूसरा प्रश्न, एकांकी में यदि पर्दा दोबारा उठ जाए तो अगला दृश्य क्या होगा? अनुमान लगाइए और लिखिए। पृष्ठ संख्या 117। पांचवा शीर्षक भाषा से संवाद के अंतर्गत व्याकरण की बात। पहला उपशीर्षक मेरे शब्द। एकांकी में 5 ऐसे शब्द चुनकर रेखांकित कर लीजिए जो आपके लिए बिल्कुल नए थे। उन शब्दों वाले वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब उन शब्दों के अर्थ अपने अनुमान से लिखिए। इसके बाद उनके अर्थ शब्दकोश में से देखकर लिखिए। दूसरा उपशीर्षक भाषा में मुहावरे। एकांकी में से चुनकर कुछ वाक्य पृष्ठ पर दिए गए हैं। इन वाक्यों में जहां जहां मुहावरे आए हैं उन्हें पहचान कर रेखांकित कीजिए। इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए। पहला वाक्य, उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह रतन आ रहा है, खाली हाथ। दूसरा वाक्य, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो। दूसरा वाक्य, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। तीसरा वाक्य, और तुम उसकी मां किस मर्ज की दवा हो। चौथा वाक्य, तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। पांचवा वाक्य, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। छठा वाक्य, यह लीजिए आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। सातवां वाक्य, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहां बुलाया था। आठवां वाक्य, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह अपना मुंह छिपाकर भागे थे। तीसरा उपशीर्षक संदर्भ में शब्द। बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। एकांकी में इस कहावत का प्रयोग रामस्वरूप द्वारा गोपाल प्रसाद और शंकर की नकारात्मक प्रवृत्ति का उल्लेख करने के लिए किया गया है, लेकिन इस कहावत का प्रयोग सकारात्मक अर्थ में भी किया जा सकता है। अब आप इस नए प्रयोग से वाक्य बनाकर लिखिए। छठा शीर्षक गतिविधियां। पहला उपशीर्षक आप भी संवाददाता।
पहली गतिविधि, मान लीजिए कि आप एक संवाददाता हैं और आपको उमा की कहानी का पता चलता है। अब आप उमा तथा अन्य पात्रों का साक्षात्कार लेकर उनका पक्ष दर्शकों के सामने प्रस्तुत कीजिए। पृष्ठ संख्या 118। दूसरी गतिविधि, मान लीजिए कि आप उमा के घर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं जब उसके घर में शंकर आया था। इस पूरे घटनाक्रम को जीवंत प्रसारण यानी लाइव रिपोर्ट की तरह प्रस्तुत कीजिए। पृष्ठ पर भाषा संगम से संबंधित एक मंजूषा दी गई है। भाषा संगम, मक्खन वाले की दुकान दूर है। इस वाक्य में मक्खन शब्द रेखांकित किया गया है। मक्खन शब्द के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों की सूची दी गई है। हिंदी भाषा में मक्खन, संस्कृत भाषा में नवनीतम, पंजाबी भाषा में मक्खन, उर्दू भाषा में मक्खन, कश्मीरी भाषा में ठन्य, सिंधी भाषा में मखणू, मराठी भाषा में लोणी, गुजराती भाषा में माखण, नवनीत, कोंकणी भाषा में लोणी, नेपाली भाषा में नौनी, माखन, बांग्ला भाषा में माखन, ननी, असमिया भाषा में माखन, मणिपुरी भाषा में माखोन, ओडिया भाषा में लहुणी, मक्खन, तेलुगु भाषा में विन्ने, तमिल भाषा में विरण्णय, मलयालम भाषा में विर्ण, कन्नड़ भाषा में विण्णे। इनके अतिरिक्त यदि आप मक्खन शब्द को किसी और भाषा में भी जानते हैं तो उस भाषा में भी लिखिए। इस वाक्य को अपनी मातृभाषा में भी लिखिए। मंजूषा के निचले भाग में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का एक वेब लिंक दिया गया है जिस पर विजिट करके आप विभिन्न भाषाओं में अपना शब्द ज्ञान बढ़ा सकते हैं। लिंक इस प्रकार है https://shubd.education.in/lexicon.jsp। सातवां शीर्षक, खोजबीन। पृष्ठ पर दिए गए लिंक का प्रयोग करके आप एकांकी विधा और रीढ़ की हड्डी एकांकी के विषय में और अधिक जान समझ सकते हैं। एकांकी विधा के बारे में जानने के लिए लिंक है https://www.youtube.com/watch?v=jkhl_p_q4p534। रीढ़ की हड्डी एकांकी के लिए लिंक है https://www.youtube.com/watch?v=6t6t_nn3eg1w। पृष्ठ संख्या 119। शब्द संपदा, अधेड़ यानी आधी उम्र का, ढलती उम्र का, तख्त यानी लकड़ी की बड़ी चौकी, सिंहासन, गंदुमी अर्थात, दोबारा पढ़ता हूं, गंदुमी यानी गेहुए रंग का, डाट यानी टेक, अटकाव, जंजाल यानी झंझट, झमेला संसार का बखेड़ा, ठठोली यानी हंसी, परिहास, करीने या करीना यानी ढंग, क्रम, मेल, समानता, दकियानूसी यानी पुराने विचार का, पुराना, तालीम यानी शिक्षा, चौपट यानी नष्ट,
चारों ओर से खुला हुआ। दस्तक यानी खटखटाना, हाथ का हल्का आघात या धक्का। ताली। फितरती यानी चालबाज, प्रकृतिगत, खीस निपोरना, खीस निकालना, यानी इस तरह हंसना कि दांत दिखाई दें। बेढंगी हंसी हंसना। खासियत, खासियत यानी विशेषता, गुण, प्रभाव, प्रकृति, स्वभाव। तशरीफ यानी आदर, सम्मान, महत्व। मार्जिन यानी सीमा, किनारा। बालाई यानी ऊपर का हिस्सा। तकल्लुफ यानी बनावट, शिष्टाचार। माफिक यानी अनुकूल, अनुसार। मुखातिब यानी संबोधन करने वाला, बात करने वाला। निहायत यानी अत्यधिक, अत्यंत, बहुत ज्यादा। जायचा यानी जन्मपत्री। अर्ज यानी निवेदन, प्रार्थना, चौड़ाई। अधीर यानी धैर्य रहित, उतावला, आकुल, दृढ़ता रहित। पाठ 6 समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 9 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गंगा। वाचन स्वर डॉक्टर विनोद प्रसून। ध्वनियांकन मंजू कुमारी। संपादन विनीत कुमार शर्मा। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।